नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। हम इस वक्त बात करने वाले हमारे न्यूज एडिटर अजय चांदीकर जी से। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति बहुत गरमाई हुई है, उन्हीं कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर बताइए कि बीजेपी इस बार एनडीए गठबंधन के साथ में आकर महाराष्ट्र में थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। कहीं ना कहीं अब ऐसा नजर पड़ता है कि 288 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। जी, आपका जो प्रश्न मुझे आपने पूछा है वो एक तरीके से सही है कि जो मैंने जानकारी ली है, मैंने कई लोगों से बात किया है, जो कुछ सूत्र है बीजेपी के, उनसे भी मैंने बातचीत आज की थी, कल भी मैंने बातचीत की थी कि जो आपने देखा रहेगा लोकसभा में जिस तरीके के रिजल्ट आए, जो रुझान आए थे लोकसभा में, तो बीजेपी के लिए काफ़ी चौंकाने वाले वो रिजल्ट थे और बीजेपी को काफ़ी नुकसान इस महाराष्ट्र में हुआ है, जो कि लगभग खाली 9 सीट के ऊपर वो वहाँ पे जीत हासिल कर पाए, उनको वहाँ पे सक्सेस मिला है। तो उनका ऐसा आकलन चल रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या क्या है। तो हर एक चीज़ के ऊपर नजर रखे हुए हर एक चीज़ का आकलन किया जा रहा है कि कहाँ पर उनको नुकसान हुआ है, कहाँ पर कौन से सीट पर उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है, कौन से क्षेत्र में क्या मुद्दे थे, ये सारी चीज़ों का आकलन उनका शुरू है। आपने हाल ही में देखा गया है कि जैसे आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है, उन्होंने भी उनके ऊपर टिप्पणी की बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के ऊपर उनका काफ़ी नाराज लग रहे थे। उनका कहना था कि आप अगर शिंदे गुट को साथ में लेकर चल रहे थे, जो हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनके गुट को शिवसेना को साथ में लेके चल रहे थे, एक साथ उनकी थी, मगर फिर उसके बाद भी उनको अजीत पवार गुट को एनसीपी को साथ में लेने की जरूरत क्या थी, उसकी वजह से उनको काफी नुकसान महाराष्ट्र में झेलना पड़ा है। उसके देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। वो जितनी सीटों का उनका ये दावा था वो नहीं दे पाए और कहीं ना कहीं वो भी उनको कदम पीछे लेने पड़े। तो अब विधानसभा चुनाव में उसका क्या सीधा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, सीधा प्रभाव पड़ेगा, सीधा तो 100% पड़ेगा। सीधा प्रभाव उसका ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो सोचा था, जो उनका प्लानिंग था, जिस तरीके से उनने पूरी रचना की थी, रणनीति बनाई थी कि किस तरीके से चलाएंगे, पर रणनीति में उनकी रणनीति कामयाब नहीं हो पाई महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि जो मुद्दे उनके ये सारे जो मुद्दे उनके खिलाफ जाएंगे। जिस करके हमने कल बातचीत की थी, हमने हमारे चैनल पे कल बताया था, जो मुद्दे बीजेपी के खिलाफ गए, जैसे शिवसेना को तोड़ना था, एनसीपी को साथ में लेके एनसीपी को तोड़ना था, किसान के मुद्दे थे, मराठा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको उन्होंने अनदेखा किया। जिस चीज़ों को उनको नहीं पता, उनको मालूम था कि उनको पता था कि ये सारी चीज़ों के खिलाफ जाएगी, मगर उनको नहीं पता था इतना नुकसान बीजेपी को होगा। तो अभी उनका ये चीज़ें उनके ऊपर चल रही कि अगर ये चीज़ें हमने करेक्ट फिर से हमको अगर सीधी करनी है, करेक्ट करनी की, तो उस पर उनका आकलन शुरू कि अगर हमने इनके साथ में जाने के बाद हमको इतना नुकसान हुआ है। अरे हमने देखा होगा कि हाल ही में कल से आप देख रहे हो कि एक डेवलपमेंट 2-3 दिन में कंटिन्यूस एक डेवलपमेंट हो रही है। आपने देखा कि जैसे शिंदे गुट की जो मीटिंग हुई थी, उसमें नाराजी लोगों ने सामने आई, विधायकों की एनसीपी की तरफ से चले, मतलब अजीत पवार के लिए नाराजी आई है। उसके बाद में शिंदे गुट की भी जो मीटिंग हुई है, उसके बाद में अजीत पवार की गुट हुई, उनकी किसी तरीके से इनके साथ में नाराजी चल रही है बीजेपी के साथ में। आपने देखा कि छगन भुजबल उधर से नाराज चल रहे थे, वो सांसद की लड़ने के लिए इच्छुक थे ना, लोकसभा लड़ने के लिए नासिक से इच्छुक थे, उनका नाम के लिए अमित शाह ने भी मोहर लगाई थी, मगर वहाँ पे एकनाथ शिंदे ने वहाँ पे उनके लिए सीट मांग के लिए, हेमंत गोडसे के लिए, और वहाँ पे शिवसेना उधर हार गई ना। वहाँ पे महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे, शिवसेना गुट के जो उम्मीदवार थे उद्धव ठाकरे के, वो चुन के आए हैं। आज उनको राज्यसभा की सीट भी नहीं मिली है। कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टी दिक्कतें हो रही है। और आपने देखा रहेगा कि राज ठाकरे का भी जो उन्होंने सवाल लिया है, राज ठाकरे ने जो उनके कार्यकर्ता से बात किया, तो राज ठाकरे ने खुला बोला है। उन्होंने बोला है कि बीजेपी के खिलाफ में लोग थे, बीजेपी के खिलाफ में वोटिंग हुई है, और जो शिवसेना तोड़ी गई, और जो चिन्ह उनको शिवसेना का जो चिन्ह छीन कर शिवसेना से उद्धव ठाकरे से छीन कर वो एकनाथ शिंदे को दिया गया, उनके गुट को दिया गया, तो काफी उससे नाराज थे लोग। और गहराई से उन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम को गहराई से उन्होंने लिया नहीं। जो बाला साहब ठाकरे का यहाँ पे कर्तृत्व, यहाँ पे जो नाम है महाराष्ट्र के अंदर, उस चीज को उन्होंने गहराई से नहीं, उसको इसलिए उनको नुकसान है। तो वो चाह रहे कि अभी हम अगर बीजेपी की लिए नाराजी अगर है, महाराष्ट्र के अंदर नाराजी अगर बीजेपी के लिए है, अगर राज ठाकरे भी चाहते हैं अगर हम लोग आज बीजेपी के साथ चले जाए तो उसका नुकसान हमको भी होगा, राइट। तो वो भी चाह रहे कि उन्होंने बोला ना कि बोला कि हम लोग लगभग 200 से 225 सीट लड़ने की तैयारी हम लोग हैं। तो वो भी उस चीज़ के ऊपर जांच कर रहे हैं कि कौन सी सीट हम लोग लड़ सकते हैं, कहाँ ऐसी सीट के ऊपर मनसे को, एमएनएस को वहाँ पे उनको बढ़त मिल सकती है, वो जीत सकते हैं, उसका आकलन वो भी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लोकसभा चुनाव में भी खरा उतरने के लिए बहुत मुश्किल का सामना कर रही थी, क्योंकि सभी तोड़ जोड़ कर मिले थे। तो सभी को, एनसीपी को भी अपना अस्तित्व बचाना था,
शिवसेना शिंदे गुट को भी अपना अस्तित्व बचाना था और उद्धव ठाकरे को भी अपना अस्तित्व बचाना था, और वही अभी उसी का ही आगे भी देखने को मिल रहा है असर, और लगातार तोड़ जोड़ भी शुरू है और निर्वाचन भी हो रहा है। आज भी जो सुनेत्रा पवार हैं उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता का अपना फॉर्म भर के आई हैं वो, और इस तरीके की चीज़ें हर रोज महाराष्ट्र की ही राजनीति में देखने को मिल रही है। तो विधानसभा चुनाव में इस बार भी अपने अस्तित्व को लेकर लड़ाई जारी होगी। देखिए, आपने देखा कि ये सारी चीजें जो घटनाएं एक के पीछे एक घट रही है ना, हमने देखा रहेगा कि ये सारी चीजें बीजेपी के लिए खास तौर पर सिरदर्द बनती जा रही है ना। आपने देखा जो बीजेपी के जो साथ में रहने वाले गुट है, जो उनके साथ में एनडीए में है शामिल है, जो महायुति में शामिल है, जैसे शिंदे गुट है, जैसा अजित पवार का गुट है, तो एक एक चीजें नई नई सामने आ रही है। और फिर राज ठाकरे ने भी ऐसे स्टेटमेंट दे दी उनके कि वो अकेले लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा ये सारे लोगों को लेते हुए अगर हम इनके साथ में जाकर हमको नुकसान अगर हो रहा है, तो इसके लिए बीजेपी सोच रही है कि अगर हम अकेले सारे 288 सीट अगर लड़ते हैं हम लोग, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ पाए 228 सीट लड़के। तो उनका ऐसा आंकलन, उनको ऐसा लगता है, उनके विधायकों को भी बोलना है कि अगर विधायक भी उनके काफी सारे विधायकों को उनका बोलना है कि हमको अकेले लड़ना चाहिए इलेक्शन, हमको अकेले सामने जाना चाहिए महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए, जैसे हमने यूपी में किया हुआ है, जैसे हमने अलग अलग क्षेत्रों में लोग जाते हैं, हमने राजस्थान में किया हुआ है, जैसे वो गुजरात में लड़ते हैं। तो उनका सोच है कि हम लोग महाराष्ट्र में भी अकेले के दम पर आगे बढ़े, अकेले के दम पर सारे 288 सीट लड़ाए, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर वो 288 सीट लड़ते हैं, अकेले दम पर अपने लड़ते हैं, तो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि बाकी की चीजों ऑलरेडी उनका नाम, बीजेपी का नाम लोगों के बीच में नाराजगी थी, जो उन्होंने जोड़ तोड़ के राजनीति महाराष्ट्र में की, शिवसेना का थोड़ा, एनसीपी का थोड़ा, तो उसके लिए नाराजगी थी उनका, और उनका सारी चीजें खराब हो गई थी, उनका नाम खराब हो गया था, तो छवि खराब हुई थी बीजेपी के। तो वो छवि सुधारना चाहते हैं आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा, तो अपनी छवि को कैसे सुधारा जाए, इस पर उनका मंथन चालू है। तो उनका ये रुख उनका ज्यादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ाए, और उनका रुख ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा उनके विधायक चुनकर आए, और विधायकों का भी उनके ऊपर एक बात है कि विधायक भी ऐसे बोल रहे हैं कि हमको अकेले लड़ना चाहिए, 228 सीट पूरी हमको पूरी लड़नी चाहिए, ऐसा उनका एक रुख है। तो उसके ऊपर उनका आकलन शुरू है। महाराष्ट्र में बीजेपी की विधानसभा में चुनाव लड़ने की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? बीजेपी की पहली स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि उनको अपनी छवि सुधारनी है। पहली तो बात है, जो छवि उनके लोकसभा में खराब हुई काफी दिनों से, जो जोड़ तोड़ की राजनीति उन्होंने सब जगह पे की थी, महाराष्ट्र में की, महाराष्ट्र के अलग अलग दूसरे भारत के, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में की गई, तो अभी उनको छवि सुधारना उनका पहला काम है, जो अपनी छवि सुधारने की कोशिश बीजेपी इस बार करने वाली है विधानसभा इलेक्शंस में। और उनका एक मेन मुद्दा है कि जो महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, उसको किस तरीके से शांत किया जाए, उसमें कैसे समन्वय बनाया जाए, अपने नेताओं को भेजकर मराठा और ओबीसी में कैसे समन्वय बनाया जाए। तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा कि मराठा या तो ओबीसी चेहरा देने की महाराष्ट्र में कोशिश करेंगे इलेक्शन में, चाहे आने वाला उनका मुख्यमंत्री का चेहरा शायद मराठा हो सकता है या तो शायद ओबीसी हो सकता है। तो ऐसी भी खबर है, ऐसी भी खबर कोई लोगों की बोलने हैं वहां से कि सूत्रों के अनुसार ऐसा है कि शायद जो विनोद तावड़े है, जो महाराष्ट्र के बीजेपी से निकलकर राज्य में गए थे, केंद्र में गए थे, जो अभी सर्टिफिकेट से महाराष्ट्र बीजेपी के, वो उन्होंने काफी अच्छी काम बिहार में किया है। बिहार में फायदा बीजेपी को हुआ, उन्होंने अच्छी तरीके से समन्वय नीतीश कुमार के साथ बनाया, जो इंडिया गठबंधन में नेतृत्व कर रहे थे, इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार, उनको साथ में लेके आने के वे सफल रहे विनोद तावड़े। तो उनकी शैली वहाँ पे, कार्यशैली उनकी काम की वहाँ पे अच्छी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ऐसा है कि विनोद तावड़े को महाराष्ट्र में लाया जाए। विनोद तावड़े के रिलेशन जो है लोगों के साथ में, जो बीजेपी है, जो गैर बीजेपी जो उद्धव ठाकरे है, उनके साथ भी अच्छे हैं, शिवसेना के साथ में भी अच्छे हैं। तो उसके बाद में वो संघ से बड़े हुए, संघ में काम करते हुए, एबीपी से काम करते हुए साथ में बड़े हुए, और उनका समन्वय संघ के साथ में भी अच्छा है, आरएसएस के साथ में, और साथ ही में बीजेपी के सारे विधायकों के साथ में, सारे नेताओं के साथ में भी उनका एक संबंध अच्छा है विनोद तावड़े का। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनोद तावड़े को भी लाने की कोशिश बीजेपी की यहाँ पे रणनीति हो सकती है, इसको भी हम नकार नहीं सकते। और संघ कहीं ना कहीं नाराज था मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी परिवार था, पहले संघ परिवार कहा जाता था, पहले बीजेपी परिवार कहा जाता था, अब मोदी परिवार कहा गया सबने चुनाव में ये। और अब क्या संघ बीजेपी को सपोर्ट करेगा इस विधानसभा चुनाव में? तो यही तो, जो संघ तो नाराज था, जो जेपी नड्डा ने जो इलेक्शन के पहले स्टेटमेंट की थी कि बीजेपी को पहले आरएसएस की जरूरत थी, अभी बीजेपी कमजोर थी, अभी बीजेपी मजबूत हो गई काफी, और मुझे ऐसा लगता है उनका कहना था कि अभी हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, महसूस होती इतनी। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट जो जेपी नड्डा की थी, इससे काफी नुकसान उनको हुआ बीजेपी को, कई राज्यों में उनका नुकसान, महाराष्ट्र में उनको नुकसान हुआ, कर्नाटक में उनको नुकसान,
स्टेटमेंट से हुआ है, तो वो रिलेशन मेंटेन करने की मोहन कोशिश कैसे भागवत करेंगे। भी कहीं ना कहीं कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं हाँ, मोहन बीजेपी भागवत के ने ऊपर मणिपुर के पे। ऊपर भी बात किया ना कि मणिपुर पर मणिपुर जो के ऊपर बात की है। जो घटा हुआ है, जो संकट मणिपुर पे आया, जो प्रॉब्लम्स हुए थे मणिपुर के अंदर, आपने देखे ना किस तरीके से वहाँ पे हालात है मणिपुर के, तो वहाँ पे भी ध्यान देना एक प्राइम मिनिस्टर का काम था। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बीजेपी के लिए कही है। तो अब ये संघ के साथ भी अगर उनको अपना संबंध सुधारना है, तो संघ से जो संघ के जो काफी नजदीक है, जैसे नितिन गडकरी है, विनोद तावड़े है, इनका सहारा बीजेपी को महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि विनोद तावड़े को लाने की कोशिश बीजेपी महाराष्ट्र में करेगी। अगर विनोद तावड़े को लाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी उनको कई हद तक उनको फायदा हो सकता है विनोद तावड़े की वजह से। अभी परसों ही खबर आई थी कि शांतनु सिन्हा जो है उन्होंने भी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के ऊपर उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था। और उसके ऊपर भी मतलब दिखाई दे रहा था कि संघ कहीं ना कहीं, संघ प्रमुख हैं वो बंगाल से, तो उनका भी ये कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी अब एक साथ नहीं है। तो इसका हर जगह उनको पहले के चुनाव में भी भुगतान कर चुके हैं और अब आगे भी मोहन भागवत की भाषा शैली से तो लग रहा है कि आगे भी मुश्किल ही होगा। की बात सही है सुप्रिया। देखिए, अगर बीजेपी को अगर इलेक्शन में चलना है, विधानसभा में इलेक्शन लड़ना है महाराष्ट्र की, तो उनको संघ को छोड़ के नहीं चलेगा। उनको अपने साथ में संघ के जो रिलेशन, अपने संबंध है वो सुधारने पड़ेंगे। संघ को लेके साथ में चलना है, क्योंकि एक ऐसा ये है, क्या बोलते हैं कि एक कैलकुलेशन है कि संघ और बीजेपी मतलब बीजेपी मतलब संघ और संघ मतलब बीजेपी, ऐसा कैलकुलेशन बोलते हैं। वैसा ही एक फॉर्मूला है। तो संघ बीजेपी को संघ की जरूरत पड़ने वाली है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि संघ के साथ में अपने संबंध सुधारने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। कहीं कुछ जो नेता है उनके जुटे हुए हैं कि संघ से बात करें, मोहन भागवत जी से बात करें, उनके साथ समन्वय बनाए। और जो कुछ भी चीजें घटी है पिछले दिनों में, जो घटी है लोकसभा इलेक्शन के दरमियान, जो भी चीजें घटी है, तो उसको सुधारने की कोशिश और अपनी छवि सुधारने की कोशिश जरूर बीजेपी करेगी। और अगर छवि सुधारती बीजेपी की, तो मुझे लगता है कि अगर वो अकेले दम पर भी लड़ेगी और छवि सुधारने की कोशिश, ये सारे मुद्दे अगर वो टैकल करती है, सारी चीजों को, किसानों का मुद्दा, मराठों का मुद्दा जो है, मराठा आंदोलन है, मराठा जनांगे के साथ में सेटलमेंट करना, उनके साथ में बातचीत करके समन्वय निकालना, कुछ ना कुछ तो भी उसका एक फैसला करना मराठा आरक्षण के ऊपर। तो अगर ये चीजें करती है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक बीजेपी को ये सारी चीजें फायदा दे सकती है। और कुल मिलाकर विधानसभा में सारी ही एनडीए गठबंधन और बाकी जो कोई पार्टियां हैं वो अकेले चुनाव लड़ना चाह रही हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी का अगर देखेंगे, तो महाविकास आघाड़ी का अब तक तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे उनका कोई चीजों में डिफरेंशिएट है, किधर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपस में कोई दिक्कतें आ रही है, कोई संबंध खराब हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी को एक दूसरे की वजह से काफी फायदा हुआ है। हमने देखा कि कांग्रेस की जो सीट है, जो कांग्रेस की सीट नहीं, कांग्रेस किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है पिछले लोकसभा में। यार अभी जो लोकसभा में कांग्रेस को लगभग 13 सीट मिली है, 13 सीट हासिल कर पाई है, 13 सीट पर जीत हासिल कर पाई महाराष्ट्र के अंदर। वो 14 अगर हमने एक और सीट अगर हमने विशाल पाटिल की नहीं, तो भी कांग्रेस के खाते में जाती है। विशाल पाटिल कांग्रेस से बिलोंग करते और फिर वो कांग्रेस को उसने समर्थन दिया हुआ है। तो लगभग 14 सीट कांग्रेस ने यहाँ पर महाराष्ट्र में जीती है। तो कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, ये कुछ अलग जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि अलग लड़ेंगे और अलग होकर लड़ेंगे, एक साथ ही लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मैंने जैसे कल कहा था कि लगता है कि अजीत पवार शरद पवार के फिर पास जा सकते हैं, उनका फिर से एक दूसरे के साथ में गठबंधन हो सकता है। बिल्कुल, शरद पवार का कल बयान भी आया था कि 4-5 साल में सरकार फिर से बदल सकती है। और जैसा बोला गया, क्या देखिए ना कि आज सुनेत्रा महाजन ने जब नामांकन भरा राज्यसभा का, और वो बिन विरोध चुन के आई ना, वहां पर उनके खिलाफ में कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया। तो ये किस तरह हम लोग को ये सिग्नल किस दिशा करता है ना, ये चीजें क्या हो रही है, नया डेवलपमेंट रोज हो रहा है, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजों को हमको नजर रखनी चाहिए। सारी चीजें जो घटनाएं रोज के रोज हो रही है, ये सारी उस पर नजर रखनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज है सारी चीजें जो नया डेवलपमेंट हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद में काफी कुछ सीखना पड़ेगा बीजेपी को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। 100% जो ओवर कॉन्फिडेंट थी बीजेपी कि सारी चीजों को लेके कि हमने मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी को लेकर हम चल रहे हैं, तो मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के नाम पे वोटिंग मिलती है। मगर अब उन्होंने देखा है कि खाली मोदी जी के नाम को लेकर नहीं चलना पड़ेगा। हमारे सांसदों ने काम नहीं किया, कई सांसदों के लिए लोगों ने बोला कि हमारे इलाकों में काम नहीं हुआ है, तो उनको भी वो कामों के बारे में भी देखना पड़ेगा। जो विधायक अगर काम नहीं किए तो उनसे काम करवाने पड़ेंगे, ऐसे चेहरे लाने पड़ेंगे, नए चेहरे। शायद मुझे लगता है कि विधानसभा में आने वाले नए चेहरे को लाएगी बीजेपी सामने।
और उसका आकलन कर रहे हैं उनके ऊपर, कौन से नए नए चेहरा है, अलग अलग जो जातीय धर्म के जो ये हमें है अब एक इस पे नया करने रूप वाले देखने को मिलेगा बीजेपी का। 100% नया रूप, वो नए चीजें करनी जा रही है, अपने आप को वो बताया ना कि अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी है। और कई सारे मुद्दे को लेके अलग से, क्योंकि उन्होंने अभी मंदिर की राजनीति चली नहीं है, मंदिर मस्जिद की राजनीति चली नहीं है ना, तो अलग चीज को लेकर वो चलेगी, अलग मुद्दे उनके रहेंगे और नए मुद्दे मुझे लगता है कि बीजेपी लेकर विधानसभा चुनने चलेगी। बिल्कुल। फिलहाल बातचीत में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे आवाज इंडिया पे।